नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है सेब की नवीन विपणन प्रणाली और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अनिल चौहान, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में बतौर सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर कार्यरत हैं। अनिल चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। अनिल जी, देखिए, हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो सेबों के लिए भी जाना जाता है और जो हमारे ऊपरी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो सेबों पर हम लोग जो हैं वो ज़्यादा आश्रित रहते हैं। तो देखिए, किसान सेब उगाता है तो जाहिर सी बात है कि इतनी मेहनत की है सेबों पर तो वो बेचेगा भी और उसको जो दाम है वो भी अच्छे चाहिए होंगे। तो ये सब निर्भर करता है मतलब एक फसल के विपणन पर कि किस तरह से इसकी मार्केटिंग होती है। तो जो ये हमारा जो आपका ये बोर्ड है वो किस तरह से विपणन करता है सेब की फसलों का? सर्वप्रथम सभी किसान एवं बागवानों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक सेब मुख्य फसल है जी। तो हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य के नाम से भी जाना जाता है जी। क्योंकि यहाँ मुख्य जो सारे फलों का उत्पादन होता है उसमें से लगभग 85% जो उत्पादन है वो सेब का ही होता है जी। इसके अलावा और भी अब नए नए फल और सब्जियां हिमाचल प्रदेश के किसानों द्वारा उगाई जा रही हैं। तो इन सभी सेब और दूसरे फलों और सब्जियों का जो विपणन है उसका जो जिम्मा है वो हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास है जी। और हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना सन 1972 में की गई थी इसी उद्देश्य के साथ कि जो हिमाचल का किसान है, बागवान है, उसको अपनी फसल को कहीं दूर की मंडियों में ना ले जाना पड़े और उसका विपणन प्रदेश के अंदर ही हो। तो इसके अंतर्गत 10 कृषि उपज मंडी समितियों का गठन किया गया था जी। जिसमें प्रदेश के लगभग हर जिले में एक मंडी समिति स्थापित की गई है। ये मंडी समितियां मंडियों का निर्माण करती हैं अलग अलग जगह पे। जैसे आपने सुना होगा कि सेब के लिए काफ़ी मंडियों का निर्माण किया गया है, सब्जियों के लिए निर्माण किया। तो जो सारी मंडियों के निर्माण की व्यवस्था, उनके संचालन की व्यवस्था ये मंडी समितियां करती है और हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड राज्य स्तर पर एक संस्था है जो कि इन सब की निगरानी करती है। जी। तो देखिए, जो ये हॉर्टिकल्चर है और एग्रीकल्चर है तो प्रदेश की आर्थिकी में मतलब क्या योगदान होता है इसका? हिमाचल प्रदेश के जो जनता है, यहाँ की पॉपुलेशन है, वो मुख्यतः कृषि और बागवानी के ऊपर निर्भर है जी। हमारे प्रदेश के लगभग 65% के करीब जो लोग हैं वो सीधे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से कृषि या बागवानी के साथ जुड़े गए हैं जी। और कृषि और बागवानी का प्रदेश की आर्थिकी में भी काफ़ी बड़ा योगदान है। जो स्टेट की जीडीपी है उसमें लगभग 14% के करीब जो है वो कृषि और बागवानी के क्षेत्रों से आता है और ये एक तो स्टेट की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन करती है और उसके साथ ही जो किसानों की आर्थिकी है और एम्प्लॉयमेंट या उसके रोजगार के नए नए अवसर भी प्रदान किसान प्रदेश के लोगों को करती है। जी। जो ये सेब का विपणन है जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, किसानों को क्या क्या ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि जो ये अपनी जो कृषि उत्पाद का जब ये विपणन कर रहे हैं तो उनको अच्छे दाम भी मिले और सुविधा भी रहे उनको? इस प्रश्न में मैं थोड़ा सा जैसे जो पास्ट में जो प्रैक्टिस की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि जैसे हिमाचल प्रदेश में जो सेब मुख्यतः लगा 1980-1985 के दशक में, इसका मेन सेब के ऊपर काफ़ी पौधे प्लांटेशंस वगैरह लगाई गई। तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो जो भी किसान होता था उसको अपना जो सेब था वो प्रदेश से बाहर, जैसे दिल्ली हमारी एक मेन मंडी होती थी। ज़्यादातर हमने भी ये सुना है कि जब हम छोटे होते थे कि सेब लेके दिल्ली गए हैं। तो दिल्ली एक मेन हमारी मंडी होती थी और उसमें किसानों को अपना जो उत्पाद था
वो पहले लकड़ी के बक्सों में भर के ले जाना पड़ता था, उसमें अखबार वगैरह या कुछ और उसमें मटेरियल डाल के उसको रैप करते थे, उसको रैप करके वो उसके फिर थोड़ी सी व्यवस्था बदली जी। उसके बाद कार्टन बॉक्सेज आए, क्योंकि लकड़ी के जो बक्सों में हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचता था, तो कार्टन बॉक्सेज आए। तो शुरू में ये भी बड़ी लोगों में अवधारणा थी कि शायद कार्टन के बॉक्सेज में ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा सेब जो है वो लगभग बरसात के टाइम आता है, और बरसात में अगर इसमें नमी आ जाए तो ये कार्टन ख़राब हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे तकनीक ने उन्नति की तो कार्टन के से बॉक्सेज में ही सेब का विपणन होने लगा, और उसके बाद हमारी मंडियों में ये विपणन, प्रदेश में भी मंडियों की स्थापना की गई, जैसे ढड़ी मंडी है, और शिमला ज़िले में काफ़ी मंडियों का निर्माण किया। बाद में सोलन, परवाणु में भी हमारी मंडियाँ विकसित हो गई। तो जो उत्पादन है सेब का वो काफ़ी हद तक, लगभग इस समय लगभग 50% का उत्पादन जो है उसका विपणन प्रदेश के अंदर ही किया जाता है। तो ये पहले लकड़ी की पेटियों से हम गत्ते की पेटियों में आए, लेकिन उसके साथ कुछ नई नई समस्याएं आना शुरू हो गई कि जैसे सेब की, जैसे टेलीस्कोपिक हम कार्टन जिसको बोलते हैं, उसमें भरा जाता है, तो उसका जो एक भार निश्चित किया गया था वो लगभग 20 किलो निश्चित किया गया था कि 20 किलो की पेटी हम सामान्यतः मानते हैं कि इस पेटी में 20 किलो है। लेकिन कई रीजन्स की वजह से उसमें जो भरने की क्षमता थी उसको टेलीस्कोप बनाते गए हमारे किसान भी, या व्यापारियों का भी कुछ उसमें उनको प्रोत्साहन मिलता रहा कि आप इसमें ज़्यादा से भरें। उससे क्या होने लग गया कि जो सेब की गुणवत्ता थी उसमें काफ़ी कमी आना शुरू हो गई कि जैसे अगर 20 किलो के बॉक्स में हम 25-30 किलो या कई बार तो 35 किलो तक भी उसमें सेब भरा जाता है, तो और उसको बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ट्रकों में उसकी लेयर्स बना के उसको रखा जाता है, तो जो उसकी गुणवत्ता है उसमें टचिंग आ जाती है। जब उसको स्टोरेज में रखते हैं तो स्टोरेज के बाहर निकालते हैं तो सेब मतलब काफ़ी हद तक वो ख़राब हो जाता है। तो इससे एक नई नई समस्याएं आना शुरू हो गई। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि जो हमारी उपज है, जो सेब की उपज है, उसको जैसे निर्धारित हमने रखा है कि 20 किलो की पेटी में भरा जाए, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अनुसार हमने देखा, क्योंकि सेब के भी अलग अलग ग्रेड होते हैं, कोई एक्स्ट्रा लार्ज से लेके पिट्टू तक लगभग इसमें भरते हैं, तो अधिकतम जो उसमें वजन की जो सीमा निर्धारित की गई है सरकार द्वारा वो 24 किलो किया गया। तो 24 किलो से एक तो फ़ायदा है कि जो हमारी जो फसल की गुणवत्ता है वो काफ़ी हद तक उसमें बनी रहती है, और किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम मिलता है, क्योंकि जो खरीदार होता है वो सेब की गुणवत्ता को भी देखता है और ये भी देखता है कि उसमें कोई टचिंग वगैरह ना हो। तो अगर हम निर्धारित मात्रा में सेब अपने बॉक्सेस में भरेंगे तो उसकी निश्चित ही गुणवत्ता ठीक रहेगी, और जो बोली मंडियों में लगती है उसके किसानों को अच्छे दाम उसमें मिलेंगे। इसके लिए क्योंकि सरकार ने एक निर्णय लिया कि जैसे हमने 24 किलो की निर्धारित करना है, इससे ज़्यादा किसानों से आग्रह किया जा रहा है कि उससे ज़्यादा ना भरें। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि आप 24 किलो से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। मैंडेट किसानों को, क्योंकि कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी तो किसानों को उसमें ज़्यादा किसान उसमें भर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसकी किसानों को ही उसका नुकसान हो रहा है, ज़्यादा भरने के कारण उसकी जो गुणवत्ता जा रही है और किसान को उसकी उपज का उतना मूल्य नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि ज़्यादा भरेंगे तो जैसे सेब कहीं टच होगा तो उसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाएगी, तो जो मतलब बगीचा है सेब का या जहाँ पर पैकिंग हुई है सेब की, वहाँ से लेकर मंडी पहुँचते पहुँचते भी सेब खराब हो जाएगा, जिससे कि जो दाम है वो घट जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अब एक और नई व्यवस्था जैसे आ रही है कि काफ़ी किसान लोग जो हैं, क्योंकि मार्केट की कंडीशन को देखते हो स्टोरेज में काफ़ी जा रहे हैं सीए स्टोर प्रदेश में डेवलप हो गए, और प्रदेश से बाहर भी जैसे पंजाब और हरियाणा में भी सीए स्टोर हैं, तो किसान अपना उत्पाद उसमें रखते हैं। तो अगर उत्पाद को, सेब को लंबे दौर तक रखना है तो उसमें टचिंग और दूसरी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो उससे अगर मान लो किसान ने रखा कि स्टोर में रखने से किसान को ज़्यादा फायदा होता है, अगर वो उसमें थोड़ी सी भी ऐसी टचिंग और उसकी क्वालिटी को अगर मेंटेन नहीं किया किसान ने, तो जो उसको स्पॉट मार्केट में रेट मिलते हैं, जो कि हाजिर बाजार में रेट मिलते हैं, उससे भी कम रेट उसको मिल सकते हैं। तो इसलिए गुणवत्ता का अब भविष्य में जो भी उत्पाद होगा
अब जो खरीदने वाला वो तो गुणवत्ता देख के ही उसको खरीदेगा। जी, जी। तो इसलिए गुणवत्ता के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है सरकार द्वारा ही। जी। और अब नई ऐसी वैरायटीज़ आ गई। पहले तो हमारा जैसे बीजू पौधा होता था, उसमें सभी तरह के उसमें सेब लगते थे, जी। बड़े आकार से लेके छोटे आकार तक। अब जैसे जैसे नई व्यवस्थाएं आ रही हैं, नए प्रोजेक्ट चले हुए हैं, अच्छी क्वालिटी का जो प्लांटिंग मटेरियल किसानों को जी। दिया जा रहा है, और जो उससे फसल तैयार हो रही है वो भी एक यूनिफॉर्म जैसी फसल हो रही जी। है। अब सेब की भी नई नई किस्में आ रही हैं। तो मतलब वो क्या क्वालिटी वाइज अच्छी हैं जो पहले सेब उगाया जाता था, मतलब जो एक ट्रेडिशनल तरीका था। हाँ जी, हाँ जी। उसके मुकाबले उसमें एक तो है कि उसकी जो साइज़ है वो लगभग यूनिफॉर्म रहता है जी। उसमें यूनिफॉर्म, और उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है जिसको हम स्टोरेज में उसमें रखते हैं वो भी एक अच्छी बनी रहती है। जी। तो उससे फिर ऐसा है कि मान लो आज मार्केट में किस रेट नहीं है, ठीक उसको अपनी जितना किसान को अपेक्षित है कि मेरी सेब का इतना मूल्य मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है, तो वो स्टोर में रख सकता है, क्योंकि पहले स्टोर की फैसिलिटी नहीं थी, अब स्टोर की फैसिलिटी भी हो गई है। जी। और पिछले साल तो हमने देखा कि जो रेट मंडियों में मिल रहा था 2 या 3 महीने बाद जब स्टोर में किसान ने या व्यापारी ने सेब रखा तो उसको उसके दुगने दाम मिले। जी। तो किसान को भी थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा कि जो नई नई तकनीकें आ रही हैं अपने, क्योंकि जो सारे का सारा मुख्य मकसद किसान का यही है कि मेहनत करता है तो उसकी जो उपज है उसको ठीक दाम मिले। जी। क्योंकि उससे फिर और प्रोत्साहित होगा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन भी, वो उस फसल की उसकी ओर जाएंगी। जी देखिए, हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा साल किसान जो है सेब पर लगा देता है। कभी जैसे तौलिए करने हैं या स्प्रे करनी है, स्प्रे भी किस्म किस्म की होती है। तो मुख्य सावधानी यही रखनी चाहिए किसानों को कि जो गुणवत्ता है सेब की वो बरकरार रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। भविष्य में अगर जो मार्केटिंग होगी वो गुणवत्ता के ऊपर ही होगी। जी। कभी इसी के लिए सरकार ने ये ज़्यादा कदम उठाया है। शुरू में किसानों को भी ऐसा लगा होगा कि हमारे ऊपर मतलब हम 25 किलो भर रहे हैं, 30 किलो भर रहे हैं, ये हमारी मर्जी है, लेकिन ये उनके हित की बात है। जी। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिसीजन ले लिया, सरकार ने इसके लिए पूरी रिसर्च की है और एक व्यवस्था भी बनाई है। जो अभी जो आगामी सीजन है उसमें किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सरकार ने एक तो सर्कुलर निकाला है, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड सर्कुलर निकाला है, जिसमें एक पूरी व्यवस्था दी गई है कि किसान को अपनी जो उपज है, जो अपने पेटियों में कोई भी भरेगा, उस सेब का भरान करेगा, उसमें 24 किलो तक की उससे निवेदन है कि उसमें का है। तो मंडियों में, और उसका जो वेट है वो बॉक्स के बाहर उसको अंकित करना होगा परमानेंट मार्कर से, ताकि उसको ये पता रहे कि मैंने इतना भरा है। फिर मंडी में जब वो जाता है तो मंडी में कई बार ऐसा होता है कि व्यापारी बोलते हैं कि आपके 24 किलो की बजाय इसमें 18 किलो है, ऐसे 19 किलो है। इसके लिए प्रावधान किया गया है कि जो सभी व्यापारी हैं, जो आड़तीये हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं, कई लेवल की मीटिंग उनके साथ की गई है कि आपने अपने भार को तोलने के लिए, जो सेब की पेटी को तोलने के लिए अपनी मशीनें, एक दो मशीनें अपने जो फड़ होता है उनका ऑक्शन प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर रखनी पड़ेंगी। अब क्योंकि काफ़ी मात्रा में सेब आता है तो इसलिए इस साल ये व्यवस्था की गई है कि जो सैंपल है कि सैंपल का कम से कम वो तोल जो है वो उसमें मंडियों में जो आड़ती द्वारा स्थापित मशीनें हैं, डिजिटल स्केल्स हैं, उनके ऊपर की जाए। उसमें फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि किसान बोल रहा कि मेरे उसमें 22 किलो था और आड़ती ये बोलता है कि इसमें तो 18 किलो है। उस विवाद की स्थिति में भी सरकार ने व्यवस्था की कि हर कमेटी में जहां सेब का विपणन किया जाएगा वहां एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें जो खरीदार होगा और बेचने वाला किसान होगा और आड़तीय होगा और मंडी का एक प्रतिनिधि होगा। तो वो सारे के सारी उस समस्या को देखेंगे। और मंडी ने भी अपने स्तर पर एक सैंपल मशीनें, वेइंग स्केल उन्होंने मंडियों में स्थापित किए हैं और उसके ऊपर उसका वेट किया जाएगा और उसका वेट जो है वो फाइनल माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार जैसे सरकार ने आदेश कर दिया और किसानों के, इसके लिए पूरी व्यवस्था भी की गई है। हर लेवल के ऊपर किसानों, ट्रेडर्स के साथ मीटिंग की जा रही है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है और अगर जैसे विवाद जैसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी उसके निवारण के लिए भी एक पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। जी, मतलब कहा जा सकता है कि सरकार जो भी कर रही है वो सब कुछ किसानों के हित में ही हो रहा है। जी बिल्कुल। जी, हमने एक नई व्यवस्था के बारे में भी सुना है, या कह लीजिए कि सरकार ने कुछ एक नई शायद स्कीम कोई ऐसी आ रही है या आ चुकी है कि सेब अब किलो के हिसाब से बेचा जाएगा या किलो की पैकिंग में अब उस सेब को रखना होगा। हाँ, कुछ जैसा मैंने पहले कहा कि ये व्यवस्था सेब की जो 24 किलो तक 24 किलो की पैकिंग के लिए किसानों से निवेदन किया जा रहा है कि वो किलो के
के हिसाब से, तो जैसे बोली का भी हमने निर्देश दिए हैं सबको कि बोली भी किलो के हिसाब से होगी, क्योंकि नॉर्मली जब हम मंडियों में देखते हैं तो बोली बॉक्स के हिसाब से होती है, तो बॉक्स का जो एक वेट 20 किलो माना जाता है। जब हमने एक निर्धारित किया कि 24 किलो का इसमें है, और जब उसका बोली होगी, बोली के पश्चात उसको किलो के साथ उसके लॉट को मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसका जो भुगतान है वो किलो के हिसाब से किया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि मंडियों में तो व्यवस्था की गई है, मंडियों से बाहर भी, क्योंकि काफ़ी, जैसे मैंने पहले कहा कि 50% सेब लगभग मंडियों के अंदर है और 50% लगभग मंडियों के बाहर भी वो ट्रेड होता है। तो इसके लिए भी एक सरकार ने जो हमारा अधिनियम है जिसके अनुसार ये सारी की सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं, उसमें एक प्रावधान किया गया है कि मंडियों के बाहर जो भी ट्रेड होगा उसमें जो इलाके के एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं और एग्रीकल्चर और उद्यान विभाग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं या डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको भी अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वो भी जो ट्रेड हो रहा है उसको वो चेक कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई ऐसी गलती उसमें की है सरकार के या व्यापार के प्रावधानों के विपरीत है तो उसमें जुर्माने का भी प्रावधान ट्रेडर्स के लिए किया गया है। जी, तो ये जो जुर्माना है ये बोर्ड की तरफ से ही लगाया जाएगा? हाँ, उसमें एक व्यवस्था की गई है, ये कमेटी जो है वो उनके अकाउंट्स को चेक करेगी और अगर उसमें कुछ पाया गया तो एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके अनुसार जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वो किया जाता है। जी, तो देखिए आगे चल के आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि देखिए अभी आपने जैसा हमें बताया, हमें लग नहीं रहा कि ये जो स्कीम है या फिर ये जो व्यवस्था है ये इम्प्लीमेंट हो गई है। आपको क्या उम्मीदें लगाई है आपने स्कीम से कि क्या जो किसान हैं, किसानों में इस स्कीम का वेलकम होगा या फिर इसका विरोध होगा, या फिर लोग या फिर हमारे जो किसान बागवान भाई बहन हैं वो समझेंगे कि ये भी उनके हित में ही जा रहा है ये सब कुछ? इसका तो जैसे हमने पहले भी बात की कि जब भी कोई चीज़, नई चीज़ आती है तो लोगों के मन में संशय होता है। संशय होता ही है। जी। जब हमने लकड़ी की पेटियों से हम इसके ऊपर गत्ते की पेटियों में आए तब भी लोगों में संशय था कि और बारिश में वो भीग जाएंगी और सेब खराब हो जाएगा। जी। ये सिर्फ विपणन में नहीं, जैसे प्रोडक्शन में भी हम बात करें तो हम पहले बीजू पौधा लगाते थे, उस पर ग्राफ्टिंग करके, उसके बाद लोगों ने, किसानों ने हाई डेंसिटी प्लांटेशंस के ऊपर आया, एक हेक्टेयर में जितने पौधे लगते उससे कई गुना पौधे अब लगना शुरू हो गए, फसलों में भी काफ़ी मतलब गुणात्मक सुधार आया। तो ये चीज़ें जो प्रक्रियाएं हैं निरंतर चलती रहती हैं, और जो सरकार है, सरकार किसानों के भले के लिए ही सोचती है, ताकि किसानों को असली मुद्दा ये रहता है कि जो उनकी उपज है, अब जैसे नॉर्मली लोगों में ये होता है कि किसान से तो इस मूल्य के ऊपर ले लिया जाता है और जब उपभोक्ता को मिलता है तो ज़्यादा मूल्य आता है, किसान का शेयर कम। तो इसमें क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसेस का है कि उसको किसान किस तरह अच्छी तरह मार्केट करे, अपने उत्पाद के मूल्य को पहचाने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर उसकी सेब कोई उसका उत्पादन अच्छा हो गया, अच्छा उत्पादन किया तो मंडी में जाके उसने किसी भी औने पौने दाम के ऊपर उसको बेचना ही है। ऐसा इस धारणा से हमें बाहर आना पड़ेगा और किसान को अपनी उपज का मूल्य समझना और जो भी सरकार की व्यवस्था है उसको खुले मन से लेना चाहिए। चलो अगर कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेशन में, इसको व्यवहारीकरण में अगर कुछ समस्याएं आती हैं उसका इलाज किया जा सकता है। आने वाले वक्त में उसको हम और रिफाइन करके जहां जहां जो भी समस्याएं आएंगी उसके लिए स्पेशल फोकस करके हम उसको उचित उसका निदान करेंगे जो भी अगर समस्याएं आती। लेकिन ये किसानों, क्योंकि जो मैंने बात की कि आने वाली जो मार्केटिंग है वो फसल की गुणवत्ता के ऊपर ही डिपेंड करेगी। जो उत्पादन आप जितना मर्जी कर लें, अगर उसमें गुणवत्ता नहीं है तो जो 100 पौधों वाला किसान है या 500 पौधों वाला किसान है, अगर गुणवत्ता ठीक है तो 100 पौधों वाले जितनी उसको उसका मूल्य मिलेगा उतना उसको 500 वाले का भी नहीं मिलेगा। तो किसान को भी थोड़ा सा इसमें खुले मन से इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं और इसके लाभों को सबसे पहले समझना चाहिए, बजाय ये सोचने की भी हम पर कोई चीज़ थोपी जा रही है। बिल्कुल। तो जैसे ये मंडियाँ होती हैं और जो ये राज्य सरकार कृषि विपणन बोर्ड है, ये किस तरह से काम करते हैं? ये मतलब आपस में इनका क्या किस तरह से मतलब क्या कार्यप्रणाली है? जी, इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है वो एक राज्य स्तरीय संस्था है। तो 1972 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद क्योंकि ये प्लानिंग और सारा जो मंडियों की मैनेजमेंट है, कैसे मंडी चल रही है इसके बारे में देखती है। फिर डिस्ट्रिक्ट या जिला स्तर के ऊपर मंडी समितियों का गठन किया गया था, क्योंकि स्टेट लेवल के ऊपर कोई भी प्लानिंग करनी हो वो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग है। अब शिमला में जो किसानों की सहूलियत के लिए कोई हमने व्यवस्था करनी है वो अलग है,
और अगर कांगड़ा की व्यवस्था करनी है वो अलग है। जी। यहाँ सेब को देखते हुए मंडियों का निर्माण उस हिसाब से करेंगे कहाँ मंडियों का निर्माण करना है। और कांगड़ा में अगर आम का करना है, अनाज की फसलों का करना है, उन्ना में भी जैसे अनाज काफ़ी होता है, तो उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं। तो एक लोकल लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कृषि उपज मंडी समितियों का गठन किया गया है। इस समय प्रदेश में 10 मंडी समितियां हैं। किन्नौर की शिमला के साथ मर्ज की गई है और लाहौल स्पीति की कुल्लू के साथ ही मंडी समिति है। तो 10 मंडी समितियां प्रदेश में काम कर रही हैं और इन मंडी समितियों का एक अपनी कमेटी होती है, इसको मार्केट कमेटी हम बोलते हैं। इसको नॉर्मली कंसीडर किया जाता है कि सब्जी मंडी की कमेटी है जी। मतलब हर मंडी में ये कमेटी अलग अलग होगी। हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे मैंने कहा कि मंडी समिति में कमेटी होती है। वो 3 महीनों में एक बार मंडी समिति की बैठक होती है, सचिव उसमें उसका मेंबर सेक्रेटरी होता है। तो वो सारे के सारे की इस डिस्ट्रिक्ट में हमने किसानों की सहूलियत के लिए क्या क्या निर्माण करना है उसका डिसीजन उस मंडी समिति में लिया जाता है जी। फिर उसके ऊपर वो एग्जीक्यूशन करती हैं। को मंडी का निर्माण करना है, वो अपने जो भी उसने धन अर्जित किया होता है उसका वो वहाँ इस्तेमाल करती है। और एक जैसे हमारा एक्ट है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसके जो विभिन्न प्रावधान हैं इसमें किसानों को काफ़ी शक्तियाँ दी गई हैं कि ताकि किसानों का शोषण ना हो, उसका जो पालना है वो इन मंडियों के अनुसार किया जाता है जी। तो अगर किसी किसान को के साथ ऐसा हो जाए कि उसके जो उत्पाद हैं, उत्पादों के विपणन को लेकर अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है किसी किसान बागवान को, तो उसे कहाँ जाकर अपनी समस्या को रखना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि किसानों को जनरली ये पता नहीं होता है कि उसकी समस्या, अगर उसने कोई फसल पैदा कर ली तो उसके लिए कोई व्यवस्था करनी है तो वो कहाँ से करे जी। तो जैसे मैंने मंडी समितियों की बात की, जो समिति होती है, कमेटी होती है, इसमें 9 जो सदस्य होते हैं वो किसान ही होते हैं जी। तो किसान को तो उसके नियर बाई एरिया से ही वो किसान होते हैं, उनके साथ बात करके कि इस एरिया में हमें कलेक्शन सेंटर की ज़रूरत है या मंडी की ज़रूरत है, वो वहाँ कर सकता है जी। और मंडियों में अगर कोई व्यापार से संबंधित कोई समस्या है, जैसे किसी को उसका तोल भाव में कोई समस्या आ रही है कि उसने उपज इतनी लाई थी लेकिन जो व्यापारी है वो बोलता है कि इतनी कम है, तो हर मंडी समिति में मंडी सचिव होता है जी। मंडी सचिव के पास वो लिखित में अपनी शिकायत दे सकते हैं। और कानून में किसानों को काफ़ी सशक्त किया गया है इसमें जी। या अगर कोई उसके साथ ऐसी धोखाधड़ी वगैरह होती है तो उसके ऊपर वैसा ही उसका डिसिप्लिनरी एक्शन किया जाता है जी व्यापारी के जी जी। जो किसान हैं वो अपने जो उत्पाद हैं उनका दाम पता करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, मतलब क्या व्यवस्था की गई है विपणन बोर्ड द्वारा? जी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि किसान अपने उपज ले जाता था, वहाँ मंडी में जाके उसको पता लगता था कि आज तो सेब के दाम गिर गए या सेब के दाम ठीक चले हुए हैं, सब्जियों के दाम गिर गए, सब्जियों में समस्या आती है, तो उसके पास उस सूचना का कोई साधन नहीं था जी। इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है और प्रदेश सरकार ने भी काफ़ी अपने स्तर पर काम किया हुआ है। तो भारत सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है, एगमार्क नेट पोर्टल जिसका नाम है जी। तो एगमार्क नेट जी। तो उसके ऊपर जैसे उसमें प्रदेश की या देश की जितनी मंडियां हैं, लगभग 2200-2400 करीब मंडियां हैं उसमें जी। उन मंडियों के जो भाव हैं वो दैनिक भाव उसके ऊपर प्रसारित किए जाते हैं जी। इसके अलावा प्रदेश में जैसे हमने मार्केटिंग बोर्ड में भी एक पोर्टल अपना डेवलप किया है, उसमें भी जो प्रदेश की मंडियां हैं उनके फलों और सब्जियों के भाव रोजाना उसके ऊपर हम डिस्प्ले करते हैं ताकि किसान उसमें ले सके जी। इसके अलावा जैसे दूरदर्शन का अपना एक नेटवर्क है या रेडियो का अपना नेटवर्क है, FM रेडियो का अपना नेटवर्क है, वहाँ लोकल लेवल के ऊपर भी जो दैनिक भाव हैं उनकी कॉपी हम उनको प्रेषित करते हैं। और जैसे कृषि दर्शन का प्रोग्राम है या रेडियो के ऊपर प्रोग्राम चलते हैं, उसमें भी वो लोकल लेवल के ऊपर कि उनकी नज़दीकी मंडी में किस फसल का क्या रेट चला हुआ वो उसको किसान को एक तो ये होता है कि वो नॉर्मली रेडियो ये तो सुनता है, उसके बाद उसको लगे कि मेरी इस मंडी में इतना रेट नहीं है, दूसरी मंडी में ज़्यादा रेट है, तो अपनी सारी कैलकुलेशन करके वो दूसरी मंडी में अपना माल बेच सकता है। तो ये सूचना के लिए सक्षम बनाती है कि वो पूरे प्रदेश में या देश में अगर उसके उत्पाद की गुणवत्ता है तो वो कहीं भी उसका व्यापार अच्छी तरीके से कर सकता है। ये मतलब पहले तो ऐसा होता होगा कि किसान को रेट का पता नहीं है और किसान फसल लेके मंडी आ गया तो उसे वो फसल बेचनी ही पड़ेगी ये समस्या होती है जी। तो अनिल चौहान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी
जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और किसान बागवान भाई बहन ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे सरकार की स्कीमों से और सरकार जो किसानों के लिए जो हितकर कार्यक्रम चला रही है उससे। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।